सन 2000 से लेकर अब तक विदेशों में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इनका लेखा जोखा निम्नवत है। सन 2000 टाटा टी द्वारा इंग्लैंड की चाय कंपनी टेटले का अधिग्रहण किया गया। ये अधिग्रहण 43.2 करोड़ डॉलर में संपन्न हुआ। इस अधिग्रहण से टाटा टी दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड टी कंपनी बन गई। फरवरी 2004 टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की देबो ग्रुप से वाणिज्यिक वाहन इकाई के अधिग्रहण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर 10.2 करोड़ डॉलर की लागत आई। अगस्त 2004 टाटा स्टील ने सिंगापुर की स्टील मिलर नेट स्टील लिमिटेड को 28.6 करोड़ डॉलर में खरीदा। जून 2005 टाटा कॉफी ने अमेरिका की एट ओ क्लॉक कॉफी कंपनी को ग्रिफिन इन्वेस्टमेंट से खरीद लिया। जुलाई 2005 टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अमेरिका की टेली ग्लोब इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को 23.9 करोड़ डॉलर में तथा टाइको इंटरनेशनल ग्लोबल अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क इकाई को 13.0 करोड़ डॉलर में खरीदा। सन 2006 टाटा टी ने अमेरिकी वाटर फर्म एनर्जी ब्रांड इनकॉर्पोरेशन की 30% हिस्सेदारी 67.7 करोड़ डॉलर में खरीदी तथा एक साल के अंदर ही 1.2 अरब डॉलर में इसे कोका कोला को बेच दिया। जनवरी 2007 टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप का 12 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया। किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में यह अभी तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। मार्च 2007 टाटा पावर ने इंडोनेशिया में 1.3 अरब डॉलर में 2 कोयला खदानें खरीदी। जनवरी 2008 टाटा केमिकल्स ने अमेरिकी सोडा ऐश निर्माता कंपनी जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन को 1.1 अरब डॉलर में प्राप्त किया। 26 मार्च 2008 टाटा मोटर्स ब्रिटिश कंपनी फोर्ड मोटर्स के लग्जरी ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर का अधिग्रहण करने में सफल रही। यह सौदा 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में संपन्न हुआ। इसके अलावा हाल के दिनों में टाटा एडवांस सिस्टम्स ने अमेरिका की एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी सिकोरस्की के साथ हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। इसके अधीन 19 सीटों वाले S-92 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। यह समझौता 35 करोड़ डॉलर में संपन्न हुआ। हेलीकॉप्टर सन 2010 से डिलीवरी हेतु उपलब्ध हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां। रतन टाटा में प्रबंधन की अद्भुत क्षमता है। वे समय की नजाकत पहचानते हैं तथा तदनुसार ही फैसला करते हैं। उन्हें असफलताएं भी झेलनी पड़ी लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। असफलताओं से उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का मंत्र सीखा। सन 2001 में रतन टाटा ने 40.7 करोड़ डॉलर की धनराशि से इंग्लैंड की टेटले चाय कंपनी का अधिग्रहण किया। इतनी बड़ी धनराशि से किसी भारतीय कंपनी द्वारा कोई अधिग्रहण किए जाने का ये पहला मामला था। स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण। सन 1999 में जब ब्रिटिश स्टील का अपने प्रतिद्वंदी डच स्टील कंपनी हुगो वेंस में विलय हुआ तो कोरस का उदय हुआ। कोरस में 47,300 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 24,000 ब्रिटेन में इसके विभिन्न स्थलों पोर्ट टालबोट, स्कंथोर्पे और रोदरहम में कार्यरत थे। पिछले कुछ समय से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और ऊर्जा खर्च में ब्रिटेन एवं नीदरलैंड दोनों जगह उछाल आने से इसके लाभ में उल्लेखनीय कमी आ गई थी। अतः ये एक ऐसे संस्थान से जुड़ने को बाध्य हो गई थी जिसका उत्पादन खर्च कम हो। जब कोरस स्टील प्लांट की बिक्री निश्चित हो गई तो स्टील क्षेत्र की बड़ी कंपनियां मैदान में आईं। रतन टाटा की टाटा स्टील भी इनमें से एक थी, लेकिन तब इसे कोई दमदार खरीदार नहीं माना जा रहा था। तमाम तरह के विचार हवा में थे। पहला तो यही था कि रतन टाटा कोई गंभीर दावेदार नहीं है। दूसरा ये कि कोरस खरीद उनके लिए एक घाटे का सौदा सिद्ध होगा। लेकिन रतन टाटा उस समय चुप रहे। उन्होंने खूब सोच समझकर अपना मन बना लिया था कि उन्हें क्या करना है। एक बार कुछ करने का निर्णय कर लेने के बाद पीछे हटना उनके स्वभाव में ही नहीं था, चाहे कैसी भी चुनौती सामने आए। इस मामले में भी यही हुआ। कोरस अधिग्रहण में उन्हें ब्राजील की फर्म CSN से भारी चुनौती मिली। कोरस और CSN के बीच सौदा होने से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी का जन्म होता, जिसका वार्षिक उत्पादन 2.4 करोड़ टन होता। इससे कोरस की पहुंच कम कीमत और उच्च गुणवत्ता के कच्चे लोहे तक हो जाती, जो CSN की कासा टी पेट्रा खदान में उपलब्ध था।
इसके साथ ही उसकी पहुंच दक्षिण अमेरिका के तेजी से उभरते बाजारों तक भी हो जाती। यह सौदा चाहे टाटा से होता या CSN से, दोनों स्थितियों में नई कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील उत्पादक बनती तथा ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस बनने के 1 दशक बाद ही विदेशी स्वामित्व में चली जाती। टाटा ग्रुप इस अधिग्रहण आंदोलन में प्रति शेयर 455 पेंस के प्रस्ताव के साथ कूदी। इसके अधिग्रहण हेतु ब्राजील की CSN के साथ ही रूस की सेवस्टॉल भी इच्छुक थी। कोरस बोर्ड ने इसकी बोली 4.3 अरब पाउंड लगाई थी। बाद में सेवस्टॉल ने इस अधिग्रहण के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी, लेकिन CSN ने अपनी बोली 475 पेंस प्रति शेयर कर दी। CSN इस बीच कोरस के साथ इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श में थी कि टाटा की ओर से 500 पेंस प्रति शेयर का प्रस्ताव आ पहुंचा, जो दोनों के लिए एक गंभीर झटका सिद्ध हुआ। दोनों काफी आश्चर्यचकित थे, लेकिन CSN ने तेजी दिखाते हुए प्रति शेयर अपनी बोली 515 पेंस कर दी। टाटा स्टील भी तदनुसार प्रति शेयर अपनी बोली बढ़ाता गया और ये 608 पेंस प्रति शेयर पहुंच गई। अतः टाटा ने कुल मिलाकर 12 अरब डॉलर में कोरस का अधिग्रहण कर लिया। कोरस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है, जिसका वार्षिक राजस्व 12 अरब पाउंड, कच्चे स्टील का उत्पादन 2 करोड़ टन से अधिक है, जो कि मुख्यतः इंग्लैंड और नीदरलैंड से उत्पादित होता है। कोरस में मुख्यतः 3 संचालन प्रभाग हैं: स्ट्राइप प्रोडक्ट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिल्डिंग सिस्टम्स। इसका अपना एक वैश्विक बिक्री कार्यालय और सर्विस केंद्रों का नेटवर्क है, जिसमें लगभग 42,000 लोग काम करते हैं। दुनिया के विकसित बाजार में कोरस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके सामान की आपूर्ति निर्माण, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटल गुड्स तथा तेल और गैस क्षेत्रों को होती है। अधिग्रहण के बाद कोरस अब टाटा स्टील की एक अनुषंगी है। कोरस टाटा स्टील थाईलैंड एवं नेट स्टील एशिया को सम्मानित करते हुए आज टाटा स्टील का दुनिया के लगभग 50 देशों में व्यवसाय है। लगभग 80,000 कर्मचारी टाटा स्टील ग्रुप के लिए दुनिया के 5 महाद्वीपों में कार्यरत हैं। ग्रुप की क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता 2.8 करोड़ टन आंकी गई है। अनुमान है कि सन 2011-12 तक टाटा स्टील और कोरस की संयुक्त उत्पादन क्षमता 4 करोड़ टन होगी तथा टोटल टर्नओवर 32 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये अधिग्रहण किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण है। अधिग्रहण हेतु ये बोली 8 राउंड तक चली। ब्राजील की CSN ने अपना अंतिम प्रस्ताव पेश करते हुए 630 पेंस प्रति शेयर तक बोली लगाई। टाटा स्टील ने इसमें 5 पेंस अधिक अर्थात 608 पेंस प्रति शेयर का प्रस्ताव देकर बोली अपने पक्ष में कर ली। अतः आखिरी बाजी टाटा के नाम रही, जिसने अपना और देश का मस्तक झुकने नहीं दिया और इस तरह एक नया इतिहास रच दिया। जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। सन 1922 में स्थापित जगुआर दुनिया का प्रमुख लग्जरी और स्पोर्ट्स कार निर्माता है। लैंड रोवर सन 1948 से इस क्षेत्र में कार्यरत है। इस तरह जगुआर लैंड रोवर 2 बड़े ब्रिटिश कार ब्रांडों से बना है। इसकी निर्माण इकाइयां इंग्लैंड में स्थित हैं। इस कंपनी में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 3,500 इंजीनियर हैं। इसकी निर्माण इकाइयां ब्रिटेन के हिटले एवं गेडान में हैं। जगुआर के 3 मॉडल XF, XJ और XK बर्मिंघम संयंत्र में तथा लैंड रोवर के डिफेंडर, डिस्कवरी 3, रोवर स्पोर्ट्स आदि मॉडल सॉलिहल में बनाए जाते हैं। यह व्यवसाय इंग्लैंड के लिए मुद्रा अर्जन का एक बड़ा साधन है। लैंड रोवर की 78% कारें 169 देशों को निर्यात की जाती हैं। दूसरी तरफ 70% जगुआर 63 देशों को निर्यात होती है। ग्राहकों को बिक्री हेतु आयातकों तथा फ्रेंचाइजी विक्रेताओं का सहारा लिया जाता है। 26 मार्च 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से उसका जगुआर लैंड रोवर का व्यवसाय 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। इन नामी ब्रांडों को खरीदने के लिए दुनिया की अनेक कंपनियां प्रयासरत थीं, लेकिन सफलता रतन टाटा को ही मिली। अधिग्रहण के बाद हस्तांतरण समारोह में गेडान स्थित जगुआर लैंड रोवर के मुख्यालय में रतन टाटा स्वयं उपस्थित थे। अधिग्रहित कंपनी की ओर से उनके प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर रतन टाटा ने कहा कि टाटा मोटर्स के लिए ये एक यादगार क्षण है। जगुआर और लैंड रोवर 2 बड़े ब्रिटिश ब्रांड हैं, जिनका एक वैश्विक बाजार है और इसमें विकास हेतु पर्याप्त क्षमता है।
हमारा जगुआर लैंड रोवर टीम को पूरा समर्थन रहेगा। कंपनी की अपनी व्यक्तिगत पहचान बनी रहेगी। इस प्रकार ये अपने पूर्व लक्षित व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती रहेगी। खरीद व्यवस्था में सभी बौद्धिक संपदा अधिकार का रॉयल्टी रहित निरंतर स्वामित्व, निर्माण संयंत्र, इंग्लैंड के 2 डिजाइन केंद्र तथा नेशनल सेल्स कंपनीज का वैश्विक नेटवर्क का स्वामित्व जगुआर लैंड रोवर को दिया गया। इंजनों, स्टंपिंग और जगुआर लैंड रोवर को पुर्जों की आपूर्ति का लंबी अवधि का करार किया गया है। फोर्ड द्वारा सहयोग के अन्य क्षेत्र होंगे सूचना तकनीक, अकाउंटिंग तथा परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता। डिजाइन और विकास के क्षेत्र में दोनों कंपनियां लगातार सहयोग करेंगी। फोर्ड मोटर कंपनी संक्रमण काल में एक अवधि तक जगुआर लैंड रोवर के खरीदारों तथा ग्राहकों को वित्तीय सुविधा देती रहेगी। ये सौदा टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी अच्छी पैठ जमाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स लग्जरी कार श्रेणी में अपनी अलग पहचान बना सकेगी, जो इससे पूर्व केवल कम कीमत की कारों के निर्माण के लिए ही जानी जाती थी। फोर्ड कंपनी के लिए भी यह सौदा एक बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि इन दोनों आलिशान ब्रांडों के निर्माण पर काफी रकम खर्च हो रही थी तथा आय के मुकाबले व्यय ज्यादा था। दूसरी ओर इसको पर्याप्त मात्रा में ग्राहक भी नहीं मिल पा रहे थे। फलतः कंपनी को पिछले 2-3 वर्षों से भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। लैंड रोवर कारों का भारतीय बाजार में प्रवेश। अधिग्रहण के लगभग 1 साल बाद जून 2009 के अंतिम सप्ताह में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर कार को भारतीय बाजार में उतारा। रोवर मॉडल्स की 3 कारों, डिस्कवरी 3, रेंज रोवर और स्पोर्ट्स में प्रत्येक की कीमत 65 लाख रुपए से 1 करोड़ तक हो सकती है। इन लग्जरी कारों को भारतीय ग्राहकों के लिए पेश करते वक्त रतन टाटा ने कहा कि इसके साथ ही लैंड रोवर ब्रांड की कारों का भारत में प्रवेश हो गया है। यद्यपि बीते वर्षों में उनका यहाँ प्रवेश हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों में यहाँ के ग्राहकों से उनका संबंध टूट गया था। टाटा द्वारा अधिग्रहण के बाद भी पिछले 1 वर्ष के दौरान आर्थिक मंदी के दौर में इसकी बिक्री पूर्व की अपेक्षा 1/3 घट गई। इसे ध्यान में रखते हुए रतन टाटा का कहना था, आर्थिक मंदी के दौर में जगुआर लैंड रोवर को स्तुति नहीं मिल पाई, पर वे अपने शानदार उत्पादन के साथ ही शानदार उत्पाद हैं। मंदी की स्थिति से बाहर आने के बाद हम कह सकेंगे कि इसका स्वामित्व ग्रहण करना एक कठिन निर्णय था, लेकिन एक भारतीय के रूप में इन ब्रांडों का स्वामित्वधारी होने के नाते मैं गर्व महसूस करता हूं। हम इनकी खोई हुई गरिमा अवश्य वापस लाएंगे। इस अवसर पर जगुआर लैंड रोवर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड स्मिथ सहित कई प्रमुख अधिकारी मुंबई में उपस्थित थे। जगुआर लैंड रोवर श्रृंखला की तुलना मर्सिडीज एस, ऑडी 6, BMW 7 आदि से की जा सकती है। जगुआर लैंड रोवर के प्रवेश के साथ ही टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी हो गई है कि जो महंगी आलीशान कारों के साथ साथ सामान्य लोगों हेतु कम कीमत की कार के व्यवसाय में रत है।